अल्मा ने मुस्कुराते हुए घर की ओर देखा, जहां योहान नीना को अपनी बाहों में थामे हुए था। देखा? अल्मा ने हल्के गर्व के साथ कहा, औरतों के मामले में वह वाकई बहुत तेज है, दिल जीतना अच्छे से जानता है। दूसरी ओर खड़ी यूलिया के चेहरे पर भी सुकून झलक रहा था। उसे तसल्ली थी कि योहान ने इतने कम समय में सब कुछ सुलझा लिया। वह मन ही मन दोनों के लिए खुश थी। कुछ देर बाद यूलिया ने हल्का सा खंकारा और अल्मा को कोहनी से छुआ। लेडी अल्मा, क्या यूं चुपके चुपके देखना ठीक है? हमें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, उसने नरमी से कहा। अल्मा ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक चेतना समेट ली और भौंहें चढ़ा ली। पहली बात, हम छांक नहीं रहे थे। दूसरी बात, हम बस ये पक्का करना चाहते थे कि सब ठीक है। मैं नीना को फिर से उदास नहीं देखना चाहती और योहान का ध्यान भी भटकाना नहीं चाहती, उसने साफ कहा। यूलिया के होंठों पर हल्की सी बिटर स्वीट मुस्कान आई। उसने सिर हिलाया और दूसरी दिशा में देखने लगी। लेडी अल्मा, आप इस जगह को देखना चाहती थी ना? अल्मा कुछ पल चुप रही, फिर सिर हिलाया। सच कहूं तो उन्हें अकेला छोड़ने का यही बहाना था। यूलिया की आंखों में चमक आ गई। तो मेरे साथ चलिए, यहां एक जगह है बहुत खास। पहले मैं योहान को वहां ले जाना चाहती थी, लेकिन अब वह लेडी नीना के साथ है। दोनों ने आखिरी बार घर की ओर देखा और फिर उड़ते हुए दूसरी दिशा में चली गई, पीछे योहान और नीना को पूरी तरह अकेला छोड़ते हुए। 3 मंजिला इमारत के भीतर माहौल बिल्कुल शांत था। योहान की बाहों में सिमटी नीना को ऐसा सुकून मिल रहा था जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी सारी उलझनें जैसे कहीं खो गई थी। वह खुद को सुरक्षित और अपनापन से भरा हुआ महसूस कर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे से सिर उठाया और उसकी नजरें योहान की आंखों से मिली। उस पल समय मानो थम गया। नीना के गाल लाल हो गए और उसकी सांसें हल्की सी तेज हो गई। योहान मुस्कुराया और बिना कुछ कहे उसके माथे पर एक कोमल चुंबन दिया। नीना की आंखें अपने आप बंद हो गई। यह पहला रोमांटिक पल था, शांत, गहरा और भरोसे से भरा हुआ। नीना ने धीरे से योहान की छाती पर सिर टिका दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी की बाहों में ऐसा सुकून मिलेगा, उसने फुसफुसाकर कहा। योहान ने उसे और करीब खींच लिया। क्योंकि तुमने कभी खुद को पूरी तरह किसी पर छोड़ा ही नहीं था, उसकी आवाज में अपनापन था। कुछ देर बाद योहान उसे बिस्तर तक ले गया, बड़ी नरमी और ध्यान से। नीना की उंगलियां अनजाने में उसकी बाहों को थामे हुए थी। उसके मन में घबराहट भी थी और मीठा सा उत्साह भी। मैं तैयार हूं, नीना ने धीमी आवाज में कहा। योहान ने उसके हाथ थाम लिए। डरने की जरूरत नहीं, मैं यही हूं, उसने भरोसे से कहा। दोनों पास पास लेटे बातें करते रहे, बीते लम्हों की, आने वाले कल की। नीना ने महसूस किया कि सच्चा रिश्ता सिर्फ करीबी नहीं, बल्कि समझ और भरोसे से बनता है। खिड़की से आती चांदनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। उस रात उनके बीच सिर्फ प्रेम था, शांत, गहरा और वादा करने वाला। योहान्स वेयरअबाउट्स। निकोले कबीले की हवेली के एक भव्य सभागार में 4 लोग बैठे हुए थे। ओल्ड मैन लिन, पैट्रियार्क बिन, मिलान और ओल्ड मैन ली एक कोने में हाल ही में लिन कबीले में शामिल हुए लुसियन खड़े थे। उनके साथ अर्जुन भी मौजूद था। दोनों चुपचाप चल रही बातचीत को ध्यान से सुन रहे थे। हॉल के भीतर माहौल काफी तनावपूर्ण था। योहान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। निक्सन सिटी, जो कि निकोले कबीले की राजधानी थी, पूरी तरह लॉकडाउन में थी। हवेली लगभग खाली थी। कर्मचारी और आम लोग अपनी जान बचाने के लिए शहर छोड़ चुके थे। सबको योहान के नाम से डर लग रहा था। ओल्ड मैनली ही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने सबका स्वागत किया। यह देखकर ओल्ड मैनलिन काफी हैरान और उलझन में थे। आखिरकार ओल्ड मैनली बहुत समय पहले लिन कबीले को छोड़कर अपनी बेटी के साथ अपने बेटे की तलाश में निकल गए थे। काफी अरसे बाद आज दोनों की मुलाकात हुई थी। मिलान की बेचैनी साफ झलक रही थी। उसे किसी की पहचान से ज्यादा फिक्र सिर्फ एक बात की थी, योहान कहाँ है। वहीं पैट्रियार्क बिन भी उत्सुक थे कि यह बुजुर्ग व्यक्ति कौन है और लिन कबीले से इनका क्या संबंध है। आखिरकार ओल्ड मैन लिन ने चुप्पी तोड़ी। मुझे तुम्हें यहां देखकर हैरानी हो रही है, ओल्ड मैन ली, और सबसे जरूरी बात, योहान कहाँ है। यह सुनकर सबकी निगाहें ओल्ड मैन ली पर टिक गई। थोड़े संकोच के साथ उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। कैसे एक रहस्यमयी महिला ने उन्हें और उनकी बेटी को यहां तक पहुंचाया और कैसे वही महिला योहान के करीब लगती थी। ये सुनते ही सभी के चेहरे बदल गए।
मुझे उस महिला के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, ओल्ड मैन ली ने कहा, लेकिन वही हमें यहाँ लाई। और योहान मेरी आंखों के सामने ही नीना और लेडी अल्मा के साथ गायब हो गया। यह सुनकर मिलान अवाक रह गई। पैट्रियार्क बिन उलझन में थे, लेकिन ओल्ड मैन लिन शांत बने रहे। तो यही बात है, अब समझ आया, उन्होंने गहरी आवाज में कहा। यह देखकर पैट्रियार्क बिन चौंक गए। आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं? अगर वह किसी मुसीबत में हुआ तो? ओल्ड मैन लिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। यह पहली बार नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि वह आसपास की जगहें देख रहा होगा। वह जल्द लौट आएगा। फिर उन्होंने जोड़ा, और मुझे अपने पोते पर भरोसा है, वह अपने साथियों को कभी खतरे में नहीं डालेगा। यह सुनकर मिलान के दिल को थोड़ी राहत मिली, लेकिन इससे पहले कि वह उस रहस्यमयी महिला के बारे में कुछ पूछ पाती, ओल्ड मैन लिन ने विषय बदल दिया। पैट्रियार्क बिन, मैं ये इलाका आपके भरोसे छोड़कर जा रहा हूं। मुझे लिन कबीले लौटना होगा। उन्होंने गंभीर स्वर में आगे कहा, योहान ने जिन शरणार्थियों को मुक्त किया है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अगर मैं नहीं गया तो हालात पे काबू हो सकते हैं। सब कुछ सुनकर पैट्रियार्क बिन ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं। ओल्ड मैन लिन का चेहरा अचानक सख्त हो गया। मेरे बेटे सुवान लिन और लिन कबीले से जुड़े ये सिवन अन्य कबीले प्रमुख सब एक ही समय पर लापता हो गए थे। उनकी मुट्ठी कस गई। जो भी इसके पीछे है वह इसकी कीमत जरूर चुकाएगा। उन्होंने आधे लिन कबीले की सेना और अर्जुन को पैट्रियार्क बिन के अधीन छोड़ दिया। इसके बाद लुसियन ने आगे बढ़कर झुकते हुए पूछा, एल्डर लिन, योहान की अनुपस्थिति में मेरे आदेश? ओल्ड मैन लिन ने उसे ध्यान से देखा। यहीं रुको। जिस व्यक्ति की सेवा करने का तुमने फैसला किया है, आदेश वही देगा। फिर उन्होंने मिलान के सिर पर स्नेह से हाथ रखा। चिंता मत करो बच्ची, वह जल्द लौटेगा। और उससे कहना, लिन कबीला उसे याद कर रहा है, खासकर एलेना। मिलान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैं कह दूंगी दादाजी। इसके बाद ओल्ड मैन ली भी साथ चल पड़े। मेरी बेटी सुरक्षित है, उन्होंने कहा, और जहर घाटी को इस बूढ़े की जरूरत है। कुछ ही देर में ओल्ड मैन लिन और ओल्ड मैन ली लिन कबीले की आधी सेना के साथ निक्सन सिटी छोड़ चुके थे, और पीछे रह गया था योहान का रहस्य, लापता कबीला प्रमुखों की साजिश और आने वाला तूफान। अगर चाहो तो अगला चैप्टर 9 एक्सप्लेनेशन। इस अध्याय की शुरुआत होती है निकोल क्लैन मैंशन से, जहां योहान की गैर मौजूदगी की वजह से माहौल थोड़ा भारी बना हुआ है। मिलन की बेचैनी पैट्रियार्क बिन साफ देख सकता है कि मिलन बाहर से शांत, फोकस शारीरिक चीजों पर नहीं बल्कि भावनाओं और भरोसे पर है। नीना अब गिल्ट और डर से बाहर आ चुकी है। योहान उसे यह एहसास दिलाता है कि वह अकेली नहीं है। चैप्टर 961 यूट्यूब गाइडलाइंस के अनुसार एक्सप्लेन। इस चैप्टर की शुरुआत होती है निकोल क्लैन के मुख्य सभागार से। मिलान की बेचैनी। पैट्रियार्क बिन देखता है कि उसकी बेटी मिलान काफी उदास और परेशान है, क्योंकि योहान अब तक वापस नहीं आया। एक पिता होने के नाते वह चिंता करता है और पूछता है कि क्या वह खुद जाकर योहान को ढूंढे। लेकिन मिलान शांति से जवाब देती है कि उसे भरोसा है, योहान जरूर लौटेगा। उसकी बातों से साफ दिखता है कि अब उसका दिल पूरी तरह योहान से जुड़ चुका है। पैट्रियार्क बिन को यह एहसास होता है कि योहान ने उसकी बेटी को बहुत कम समय में बदल दिया है। अर्जुन और लुसियन की बातचीत। इसके बाद पैट्रियार्क बिन अर्जुन और लुसियन से पूछता है कि उन्हें क्या लगता है योहान इस वक्त कहां हो सकता है। अर्जुन साफ साफ कह देता है कि योहान जब चाहता है तभी दिखाई देता है। उसके बिना बताए गए होने की यह पहली बार नहीं है। आखिरकार पैट्रियार्क बिन मान जाता है कि यार के अलावा कोई रास्ता नहीं। उसके जाने के बाद छोटा हम महसूस करता है और मजाकिया अंदाज में कहता है कि हर बार योहानी वजह वालों का सामना उसे ही करना पड़ता है। यही लुसियन आगे आता है और कहता है कि अब से यही है जिम्मेदारी संभालेगा। यह लुसियन धीरे धीरे योहान के और करीब आता जा रहा है। सोल सबस्पेस। असली मोड़। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है सोल सबस्पेस में। यहाँ योहान और नीना एकांत में है। पूरा माहौल शांत है, भावनाओं से भरा हुआ। यहाँ चैप्टर का फोकस शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव पर है। नीना, जो अब तक गिल्ट और डर में जी रही थी, पहली बार खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती है। योहान उसे भरोसा दिलाता है कि वह अकेली नहीं है, वह हमेशा उसके साथ रहेगा। ये पल नीना के लिए बहुत अहम है, क्योंकि वह अपने दिल का बोझ उतार पाती है। दोनों के बीच का रिश्ता अब सिर्फ उलझन या गलती नहीं
बल्कि आपसी सहमति, भरोसे और अपनापन बन जाता है। इस अध्याय की शुरुआत निकोल क्लैन के मुख्य हॉल से होती है, जहां पैट्रियार्क बिन अपनी बेटी मिलन की बेचैनी साफ महसूस करता है। योहान के अचानक गायब होने से मिलन परेशान है, लेकिन वह अपने पिता को भरोसा दिलाती है कि योहान जल्द ही वापस आएगा। पैट्रियार्क बिन को यह देखकर हैरानी होती है कि योहान ने इतनी कम समय में उसकी बेटी पर इतना गहरा असर डाल दिया है। इसके बाद बातचीत अर्जुन और लूसियन की ओर मुड़ती है। फीनिक्स साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्र के भीतर कहीं एक रथ आकर रुक गया और 3 स्त्री आकृतियां रथ से बाहर उतरी। ये महिलाएं दिया, शाओफेंग और नताशा थी। यह शाओफेंग कांपती हुई आवाज में फुसफुसाई। उसकी आंखें सामने का दृश्य देखकर सदमे से फैल गईं। जिस घर और जिस शहर में वह पली बड़ी थी, वह पूरी तरह जमीन से समतल हो चुका था, मानो इस दुनिया के नक्शे से ही मिट गया हो। जहां तक उसकी नजर जाती, उसे केवल विनाश के अवशेष ही दिखाई देते। शाओफेंग घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नताशा तुरंत उसके पास पहुंची और उसे ढाढ़स बंधाने लगी, जबकि दिया ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। फेंग शहर की स्थिति के बारे में उसे पहले ही बता दिया गया था, फिर भी वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। मेरी लेडी, अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ कुछ भी नहीं बचा। यह नरसंहार था। उन्होंने पूरे शहर को लोगों समेत नष्ट कर दिया। बूढ़े सारथी ने दिया की ओर देखते हुए कहा। उसे एलेना ने दिया और अन्य लोगों के साथ जाने के लिए नियुक्त किया था। उस बूढ़े की बात सुनकर दिया ने होंठ भींच लिए और जमीन पर घुटनों के बल रोती हुई शाओफेंग की ओर देखा। उसे इस हाल में देखकर दिया का दिल दर्द से भर उठा। क्या आप हमें फेंग शहर के महल तक ले चलेंगे? दिया ने यात्रा में साथ चल रहे उस बूढ़े व्यक्ति की ओर सिर झुकाकर पूछा। यह सुनकर सारथी कुछ देर चुप रहा। वह जानता था कि वहां अब कुछ भी शेष नहीं है, फिर भी उसने सिर हिला दिया। जैसा आप चाहें, लेडी दिया, उसने उत्तर दिया और आगे बढ़कर रथ को चलाने लगा। फेंग का महल शहर के प्रवेश द्वार से कुछ ही मिनटों की दूरी पर था। दिया शाओफेंग के पास गई और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें मजबूत रहना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी मां सुरक्षित होंगी, उसने कहा। हालांकि दिल के किसी कोने में उसे सबसे बुरे की आशंका थी। दिया की बात सुनकर शाओफेंग ने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा। लेडी दिया, क्या आपको सच में लगता है कि मेरी मां जिंदा है? वह भर्राई आवाज में बोली। दिया कुछ पल के लिए चुप रही, फिर सिर हिलाकर हामी भरी। मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। और तुम शाओफेंग, अगर सिर्फ 1% भी संभावना है, तब भी मैं तुम्हारी मां और इस शहर के संभावित जीवित बचे लोगों को ढूंढूंगी, दिया ने कहा और बड़ी बहन की तरह शाओफेंग के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। यह सुनकर शाओफेंग कुछ पल चुप रही, फिर उठकर अपने आंसू पोंछे। आप सही कहती हैं, मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगी, दृढ़ निश्चय के साथ उसने कहा और अगले ही पल रथ के भीतर चली गई। दिया और नताशा ने एक दूसरे की ओर देखा और उसके पीछे पीछे रथ में बैठ गई। कुछ ही क्षणों बाद रथ खंडहर बने शहर में प्रवेश कर गया। उनका गंतव्य फेंग का महल था, जो कभी शहर के मध्य में हुआ करता था। उसी समय लिन कबीले की जागीर के भीतर एल्डर्स हॉल, लिन कबीले का एक महत्वपूर्ण स्थान, में कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे थे। ये थे एलेना, जैस्मिन, एल्सा और आना। इनके अलावा जैस्मिन की गोद में एक छोटे बच्चे जैसी आकृति भी थी, जो उसके पेट से लिपटी हुई थी। यह स्नोई थी, जो जैस्मिन के आसपास बेहद सहज लग रही थी। इस नन्ही सी प्राणी को अपने इतने करीब पाकर जैस्मिन के दिल में एक गर्माहट सी भर गई। वही एहसास जो उसे योहान के पास होने पर होता था। वह तुम्हारे आसपास बहुत सहज है, एल्सा ने धीमे से कहा, जैस्मिन को देखते हुए, जो स्नोई की पीठ सहला रही थी। स्नोई उसके पेट से ऐसे चिपकी हुई थी जैसे कोई छोटा बंदर। यह सुनकर जैस्मिन मुस्कुरा दी, जबकि आना के सुंदर चेहरे पर नाराजगी झलक आई। उसे एल्सा और वन्या से ईर्ष्या हो रही थी, क्योंकि वे दोनों स्नोई के करीब आ पाती थी। आना भीतर ही भीतर स्नोई के इस अचानक बदले व्यवहार का कारण सोचने लगी। योहान के अलावा स्नोई कभी किसी इंसान के करीब नहीं गई थी। मारिया और उसे दोनों को ही स्नोई ने ठुकरा दिया था। फिर वह जैस्मिन के साथ इतनी लाड प्यार क्यों कर रही थी, यह उसकी समझ से बाहर था। ज्यादा मत सोचो, अगर ध्यान से देखोगी तो समझ जाओगी कि स्नोई जैस्मिन के साथ इतनी सहज क्यों है। एल्सा की आवाज आना के मन में गूंजी।
ये सुनकर आना चौंकी और एल्सा की ओर देखा जो उसके पास बैठी थी। फिर उसने ध्यान से स्नोई को देखा जो जैस्मिन के पेट से लिपटी हुई थी, मानो वह उसके लिए कोई अनमोल चीज हो। तभी आना को एकाएक सब समझ में आ गया। आना के चेहरे के भाव देखकर एल्सा के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। बिल्कुल, वह योहान के बच्चे से स्नेह करती है। इंसान अब भी स्नोई की नजर में निम्न प्राणी है, लेकिन जैस्मिन के गर्भ में पल रहा बच्चा एक अपवाद है। वह उस अजन में बच्चे को अपना करीबी मानती है, इसी वजह से वह जैस्मिन के साथ इतनी सहज है, एल्सा ने समझाया। यह सुनकर आना ने गहरी सांस ली और फिर एलेना की ओर देखा जो जैस्मिन के ठीक पास बैठी थी और योहान की वापसी की खबर की उम्मीद में उसकी ओर देख रही थी। वह जल्द ही यहां होगा, लेडी एलेना। बिना समय गवाए आना ने यह खबर दी और फिर निकोल कबीले के क्षेत्र में घटी घटनाओं के बारे में बताने लगी। उसने समझाया कि कैसे योहान ने जियान कबीले और निकोल कबीले को उनके नेताओं को मारकर लिन कबीले में मिला दिया। आना ने एलेना को उन महिलाओं के बारे में भी बताया जिन्हें योहान ने निकोल कबीले के क्षेत्र से बचाया था। जल्द ही वे सभी यहां होंगे। उसने उन सबको लिन कबीले की शरण में ले लिया है, आना ने जोड़ा। यह सुनकर जैस्मिन और एलेना दोनों स्तब्ध रह गई। वे इन शब्दों का अर्थ भली भांति समझ रही थी। आना के चेहरे पर कड़वी मीठी मुस्कान उभरी। उसने मुझसे कहा था कि आप सब कुछ संभाल लेंगी। यह सुनकर एलेना काफी देर तक चुप रही, फिर सिर हिलाया। उसका संदेश पहुंचा। उसके भीतर कहीं एक सुंदर युवक पर्वत की चोटी पर बैठी दिखाई दे रही थी। वह रात के आकाश में चमकते 2 चंद्रमाओं को निहार रहा था। यह युवक योहान था। उसकी गहरी चांदी सी आंखों में शांति झलक रही थी जब वह उन 2 चंद्रमाओं की संयुक्त रोशनी से जगमगाते विशाल आकाश को देख रहा था। तो तुम यहां हो। मैं उस घर के आसपास हर जगह तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम्हें खोजने में बहुत समय लग गया। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। एक सुकून भरी मगर जानी पहचानी आवाज योहान के कानों तक पहुंची। यह सुनते ही योहान ने सिर घुमाया और अपने पास खड़ी एक सुंदर आकृति की ओर देखा। वह आल्मा थी। उसके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी झलक रही थी। क्या यह सुंदर नहीं है? योहान ने फुसफुसाते हुए कहा और उसके चेहरे पर मौजूद नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। यह सुनते ही आल्मा बिना समय गवाए उसके पास आ गई और उसकी दाहिनी बांह को अपने हाथों में थाम लिया, वही नाराज सा भाव बनाए रखते हुए। योहान को यह सब प्यारा लगा। आखिर उसके शब्द और उसके काम अलग अलग थे। वाकई ये बहुत सुंदर है। इस जगह पर आने के बाद पहली बार 2 चंद्रमाओं को देखकर मैं हैरान रह गई थी, उसने कहा और अपना सिर योहान के कंधे पर टिका दिया। आखिरकार उसे योहान के साथ सुकून के कुछ पल बिताने का मौका मिला था। वह अकेली नहीं थी जिसे योहान आत्मा उपंतरिक्ष में लाया था। नीना और यूलिया भी वहां थी, खासकर नीना जिसके साथ योहान ने पिछले कुछ हफ्तों में निकट वैध साधना की थी। यही वजह थी कि आल्मा थोड़ी नाराज थी। उसे लग रहा था कि योहान ने अपना सारा ध्यान नीना को दे दिया है। तुम्हें उपेक्षित महसूस हो रहा होगा। आखिर मैंने अपना ध्यान नीना पर रखा। मुझे खेद है। मेरा इरादा तुम्हें नजरअंदाज करने या तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। तुम्हें समय न दे पाने के लिए मुझे माफ कर दो। योहान ने आकाश की ओर देखते हुए धीमे से कहा। यह सुनकर आल्मा के चेहरे पर हैरानी छा गई। वह समझ गया था कि वह क्यों नाराज है। सच में तुमसे कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। यहां सबसे परिपक्व होने के बावजूद मैं तुम्हारे सामने खुद को सबसे छोटी महसूस करती हूं। तुम सब कुछ कैसे जान लेते हो? उसने योहान की बांह को और कसकर थामते हुए कहा। उसकी बात सुनकर योहान बस मुस्कुराया और अपनी गहरी चांदी सी आंखों से उसकी ओर देखा। सच कहूं तो 1 साल पहले तक मैं दूसरों की भावनाएं समझने के मामले में बिल्कुल अनजान था, लेकिन इतनी सारी प्यारी महिलाओं के साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। समय के साथ अनुभव बढ़ता गया। यह अपने आप में एक खूबसूरत यात्रा रही है, योहान ने उत्तर दिया। यह सुनकर आल्मा ने एक लंबी सांस ली। योहान, मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे एक वादा करो, आल्मा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी नजर देखकर योहान थोड़ा चौंका, लेकिन फिर भी उसने सिर हिला दिया। तुम मुझसे किस तरह का वादा चाहती हो? उसने शांत भाव बनाए रखते हुए पूछा।
द्वैत साधक का मार्ग बहुत कठिन होता है। मैं चाहती हूं कि तुम वादा करो, चाहे यह रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो या तुम्हें कितनी ही चुनौतियों का सामना क्यों न करना पड़े, तुम एक अलग इंसान नहीं बनोगे। वादा करो कि तुम्हारी आंखों में जो मासूमियत और ईमानदारी है वह हमेशा बनी रहेगी। तुम अपने साथियों से हमेशा प्रेम करोगे और उनका ख्याल रखोगे, चाहे इस मार्ग पर चलते हुए तुम्हारे कितने ही साथी क्यों न बन जाएं। वादा करो कि तुम वही इंसान बने रहोगे जो तुम अभी हो, शक्ति और अधिकार से अप्रभावित। एक के बाद एक आल्मा ने कई बातें कही, लेकिन योहान शांत और संयमित रहा। वह समझता था कि वह उसके लिए चिंतित और डरी हुई है। उसे पता था कि शक्ति और प्रसिद्धि का स्वाद चखते ही लोग बदल जाते हैं, और वह खुद बहुत युवा था। इतनी जल्दी शक्ति और यश मिलने पर लोग अक्सर गलत फैसले कर बैठते हैं। महान शक्ति के साथ महान जिम्मेदारी आती है। आल्मा अपनी बात पूरी करने ही वाली थी कि अचानक योहान के मन में एक मकड़ी आदमी की छवि कौंध गई, एक सुपर हीरो जो उसके पिछले संसार में बच्चों के बीच बहुत मशहूर था। योहान हंस पड़ा और उसने आल्मा को अपनी बाहों में खींच लिया, जिससे वह चौंक गई। फिर उसने गला साफ किया और अपने सुंदर चेहरे पर कोमल मुस्कान बनाए रखते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। मैं तुमसे वादा करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं बदलूंगा। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूं। मेरे लिए इतना सोचने के लिए धन्यवाद, योहान ने कहा और आल्मा के माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। यह महसूस करते ही आल्मा का दिल जोर से धड़क उठा और उसके गाल लाल हो गए। वाकई यहां सबसे बड़ी होने के बावजूद इस पल में खुद को सबसे छोटी महसूस कर रही हूं। मुझे यह एहसास बहुत पसंद है। आल्मा ने चांदनी में योहान की ओर देखते हुए फुसफुसाया। आल्मा के शब्द सुनकर योहान मुस्कुरा दिया, मगर यह उसकी दूसरी जिंदगी थी। वह उतना युवा नहीं था जितना वह समझती थी। अपने पिछले संसार की स्मृतियों के साथ वह कहीं ज्यादा परिपक्व था। वैसे योहान, तुम यहाँ बिल्कुल अकेले क्या कर रहे थे? क्या तुम उदास या अकेला महसूस कर रहे थे? जिस तरह से तुम उन दो चंद्रमाओं को देख रहे थे वह कुछ अलग सा लग रहा था। आल्मा ने आखिरकार पूछा। वह जानना चाहती थी कि वह यहाँ क्या कर रहा है। वह घर से बहुत दूर था और उसकी क्षमताओं व उच्च साधना के बिना उसे ढूंढ पाना आसान नहीं होता। आल्मा के शब्द और उसके चिंतित चेहरे को देखकर योहान ने सिर हिलाया। मैं इस क्षेत्र की सुंदरता की सराहना करने आया था। आत्मा उपअंतरिक्ष ने मुझे बहुत सी खूबसूरत चीजें दी हैं। अतीत में जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो बिल्कुल अकेला था, यही साधना करता था। काफी समय हो गया तो सोचा उन यादों और पलों को फिर से जी लूं, योहान ने धीमे से कहा। यह सुनकर आल्मा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊं? उसने पूछा। यह सुनकर योहान ने सिर हिला दिया। क्या तुम भी मेरे बिना अकेलापन महसूस नहीं करती? योहान ने उल्टा सवाल किया, जिसे आल्मा चौंक गई। वैसे भी हम कल आत्मा उपअंतरिक्ष छोड़ने वाले हैं। हमारे पास यहाँ सिर्फ एक रात है। मैंने उन दो चंद्रमाओं को काफी समय दे दिया। अब बची हुई रात मुझे तुम्हारी बाहों में इन दोनों चंद्रमाओं की सुकून भरी रोशनी में तुम्हें थामे हुए बितानी चाहिए, योहान ने कहा। यह सुनकर आल्मा का चेहरा लाल हो गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में जलती इच्छा देखकर उसने गला सूखा महसूस किया। लेकिन यूलिया और नीना का क्या? अगर हम वापस नहीं लौटे तो क्या वे दोनों चिंतित नहीं होंगी? उसने धीमे से कहा। मैंने पहले ही उन दोनों को बता दिया है कि आज रात मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वैसे भी उनके शरीर में अभी बहुत सी यांग की है। इस समय वे दोनों मेरी यांग की से साधना कर रही है, योहान ने उत्तर दिया। यह सुनकर आल्मा के चेहरे पर हैरानी छा गई। शुरुआत से ही वह चाहती थी कि पूरी रात वह इन चंद्रमाओं की रोशनी में योहान के साथ बिताए। उसके मन में यह सवाल उठा कि क्या यह महज संयोग था कि योहान ने भी वही बात कही जो वह चाहती थी। जो भी हो, यह उसके लिए पूरी तरह लाभ का सौदा था। वह योहान की गर्माहट को महसूस करने के लिए बेताब थी। आखिर काफी समय हो गया था जब उनके नग्न शरीरों ने एक दूसरे से संवाद किया था। तो चलो इस रात को यादगार बनाते हैं। मैं हमेशा से चाहता था कि इन दो चंद्रमाओं के नीचे अपने किसी साथी के साथ एक रात बिताऊं। लगता है आज वही दिन है, योहान ने खुशी खुशी आल्मा की ओर देखते हुए कहा।
वह पहले ही तय कर चुका था कि आत्मा उपअंतरिक्ष छोड़कर अपने नए साथियों के साथ लिन कबीले लौटेगा। योहान की बात सुनकर अलाल्मा का दिल जोर से धड़क उठा। यह जानकर वह बेहद प्रसन्न थी कि वह पहली महिला बनने वाली है जो इन 2 चंद्रमाओं के नीचे योहान के साथ एक रात बिताएगी। चेहरे पर मुस्कान लिए उसने संकोच से सिर हिलाया और अपने शरीर पर पहनी काली चोगा उतारने ही वाली थी कि तभी योहान ने उसे बीच में रोक लिया। बस एक पल दो, उसने कहा। अगले ही क्षण उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक विशाल बिस्तर निकाल लिया। आल्मा का जबड़ा खुला का खुला रह गया। उसकी आंखों के सामने अचानक प्रकट हुए उस विशाल बिस्तर को देखकर वह अवाक रह गई। तुम अपनी स्थानिक अंगूठी में बिस्तर लेकर घूमते हो? वह चौंक कर बोल पड़ी। योहान ने उसकी शक्ल देखकर और उसके शब्द सुनकर हंसते हुए गला साफ किया। यह अकेला बिस्तर नहीं है, इस अंगूठी के अंदर 100 से भी ज्यादा बिस्तर रखे हैं। योहान ने गर्व से अपने दाहिने हाथ की उंगली में पहनी अंगूठी की ओर देखते हुए कहा। काफी समय हो गया था जब उसने इस अंगूठी का इस्तेमाल किया था। यह न भूलने लायक था कि काना ने इसमें हर तरह की चीजें भर दी थी, हथियार, कवच और हर प्रकार का फर्नीचर। इसके अलावा वर्षों में योहान ने खुद भी ढेरों चीजें इकट्ठा कर ली थी। लेकिन कैसे? यह तो नामुमकिन है। स्थानिक अंगूठियों में वैसे ही ज्यादा जगह नहीं होती। उनमें बस कुछ हथियार और कीमती वस्तुएं रखी जा सकती हैं। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? उस अंगूठी में सैकड़ों बिस्तर रखना असंभव है। आल्मा ने संदेह भरी नजर से योहान को देखा। उसे लगा वह मजाक कर रहा है, पर उसे क्या पता था कि योहान की अंगूठी एक विशेष प्रकार का खजाना है जो विकसित हो सकता है। जब योहान ने दिव्य आत्मा हेवनली सोल रेल्म प्राप्त किया था, तब यह अंगूठी भी एक विकास चरण से गुजरी और मिथकीय श्रेणी की धरोहर बन गई। खैर, यह एक उच्च स्तरीय खजाना है, यही समझ लो। योहान ने बस इतना कहा और कोई और सफाई दिए बिना आल्मा को अपनी बाहों में उठा लिया, जिससे वह चौंक गई। हमें अपनी कीमती समय इस अंगूठी पर बातें करने में बर्बाद नहीं करनी चाहिए, उसने आल्मा की सुंदर आंखों में देखते हुए कहा। योहान की आंखों में जलती हुई चाह देखकर आल्मा का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके गाल गुलाबी हो गए। उसके लिए इस तरह के खजाने का अस्तित्व चौंकाने वाला जरूर था, लेकिन आत्मा उपअंतरिक्ष के अस्तित्व के सामने वह कुछ भी नहीं था। यह सोचते हुए उसने भी उसी जलती हुई चाह के साथ योहान की ओर देखा। शुरू से ही वह बस योहान के शरीर की गर्माहट महसूस करना चाहती थी और इन चंद्रमाओं की रोशनी में उसके साथ द्वैध साधना करना चाहती थी। उनके पास इस जगह में सिर्फ एक ही रात थी। वह किसी और बात में समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मैं आज रात तुम्हें सोने नहीं दूंगी, उसने फुसफुसाते हुए अपना सिर योहान की छाती से लगा दिया। अच्छा है कि हमारी सोच एक जैसी है, योहान मुस्कुराते हुए बोला और यह कहते हुए आल्मा को लेकर बिस्तर की ओर बढ़ गया। उसी समय आत्मा उपअंतरिक्ष के भीतर 2 महिलाएं एक मेज के पास बैठी थी। उनके हाथों में चाय के कप थे। ये दोनों महिलाएं यूलिया और नीना थी। योहान और लेडी आल्मा बाहर ही रुक रहे हैं। यूलिया ने चाय की एक घूंट ली और सामने बैठी नीना की ओर देखा। यूलिया की बात सुनकर नीना ने लंबी सांस ली। मुझे भी उसका संदेश मिला है, नीना ने शांत स्वर में जवाब दिया और फिर यूलिया की ओर देखा, जो किसी बात को लेकर चिंतित लग रही थी। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो? नीना ने पूछा। यह सुनकर यूलिया चौंक गई, मानो उसकी चिंता पकड़ ली गई हो। फिर भी उसने शालीनता से चाय का कप मेज पर रखा और चेहरे पर कड़वी मीठी मुस्कान के साथ नीना की ओर देखा। बस मैं थोड़ी घबराई हुई हूं। हम कल इस जगह को छोड़ रहे हैं। क्या तुम यहां से जाना नहीं चाहती? नीना ने पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन हमारा अगला गंतव्य रिवर शोर सिटी होगा, योहान का घर। मैं योहान की दूसरी साथिनों से मिलने को लेकर घबराई हुई हूँ, खासकर लेडी दिया से। दिया का नाम लेते ही यूलिया के चेहरे पर उदासी छा गई। लेडी दिया? लेकिन वह तो सब महिलाओं में सबसे दयालु है। फिर तुम उनसे मिलने को लेकर क्यों चिंतित हो? मुझे यकीन है कि वह तुम्हें खुले दिल से स्वीकार करेंगी, नीना ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया। लेकिन अगले ही पल उसे कुछ समझ आया और उसने यूलिया की ओर देखा। नीना के भाव बदलते देख यूलिया पीछे की ओर झुक गई। लेडी दिया मेरे कबीले की क्रूरता की शिकार है। क्या तुम्हें लगता है कि जब उन्हें पता चलेगा कि मैं उसी कबीले से हूं तो वह मेरे प्रति दयालु रहेंगी? लेडी नीना, मुझ में उनके सामने जाने का साहस नहीं है।
यूलिया ने मुट्ठी भींचते हुए दुखी स्वर में कहा। यूलिया के चेहरे पर छाए अपराध बोध को देखकर नीना ने उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया, जिससे यूलिया चौंक गई। इसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। तुम खुद भी अपने कबीले की क्रूरता की शिकार रही हो। मुझे यकीन है कि जब वह तुम्हारी परिस्थितियां जानेंगी तो समझेंगी, और वैसे भी वह बहुत दयालु इंसान है। नीना ने यूलिया को ढाढ़स बंधाया। उसके स्नेह भरे शब्द सुनकर यूलिया ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। भले ही वह मुझे माफ कर दे, लेकिन निकोल कबीले से होने का अपराध बोध मुझे हमेशा सताता रहेगा। मेरे कबीले ने न जाने कितनी निर्दोष जाने ली। वह कबीला बुराई का प्रतीक था, यूलिया ने धीमे स्वर में कहा। जिस कबीले की तुम बात कर रही हो वह अब अस्तित्व में नहीं है। ये मत भूलो कि अब तुम योहान की साथी हो और लिन कबीले की महिला हो। तुम्हारा अपने पिता और भाई के पापों से कोई लेना देना नहीं है। नीना ने यूलिया के पास आकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। किसी भी बात के लिए खुद को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यूलिया कुछ कहना चाहती थी, तभी नीना ने बीच में उसे रोक दिया। अगर तुम अपने पिता और भाई के पापों की जिम्मेदारी लेना चाहती हो तो उन दुखी महिलाओं की देखभाल में अपना जीवन समर्पित कर दो जिन्हें योहान ने बचाया है। इस तरह तुम अपने अपराध बोध से मुक्ति पा सकोगी, नीना ने दृढ़ स्वर में कहा। यह सुझाव सुनकर यूलिया के चेहरे पर आश्चर्य छा गया। वह सच में अपने अपराध बोध से मुक्ति पाने का कोई रास्ता ढूंढ रही थी। मैं ऐसा ही करूंगी, यूलिया ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। उसकी आंखों में दृढ़ता देखकर नीना मुस्कुराई और सिर हिला दिया। अगले ही पल वह अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। तुम्हारी वजह से मुझे भी एक बात समझ में आई। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही थी, सब कुछ अपनी बहन और लेडी एलेना पर छोड़कर। जब हम रिवर शोर सिटी लौटेंगे तो मैं 100 पॉइजन वैली के लोगों की जिम्मेदारी खुद संभालूंगी, नीना ने कहा, और यह कहते हुए अपने शरीर में मौजूद यांकी की साधना करने चली गई। यूलिया भी मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठी। चलो, इसे हम साथ मिलकर करेंगे, उसने बुदबुदाया, और थोड़ी ही देर बाद वह भी यांकी की साधना के लिए अपने कमरे की ओर लौट गई।